रावत जी को तो मुख्यमंत्री बनाया था प्रदेश की जनता ने, तो देखिए उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में। उनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मैं पूछना चाहती हूँ आज कांग्रेस, उन्होंने तो खुद कहा था ना मैं आंखें बंद कर दूंगा, आप इस प्रदेश को लूट लीजिए, आप इस प्रदेश को लूट लीजिए। अपने अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आप इसको लूट लीजिए, अपने नेताओं को उन्होंने कहा लूट लीजिए। अब आप क्या मुंह लेके जनता के बीच में जाएंगे? आप मुझे पहले ये बता दीजिए, किस मुंह से आप, जब प्रदेश का मुख्य हमारे धामी जी तो ये कहते हैं कि मैं मुख्य सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जब पहाड़ में ये गुलदार और भालू का हमला हो रहा था तो हम सब ने ये चीजें देखी है, अब तो ये सब रुक गया है ना वहाँ पर। तो जब ये चीजें रुकी हैं तो अब कैसे रुक गई हैं? तो जब ये अचानक हुआ तो उसके पीछे जो कारण बताए गए, आप हमें देखा था कि उसके लिए पर्यावरण भी सबसे पहले जो जिम्मेदार बताया गया, जो पर्यावरण की स्थितियां थी वो जिम्मेदार थी। दूसरा मैं ये बता दूं, कल की जो आपकी रैली थी उसमें फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आप लोग कर रहे थे, उसमें मदरसे और मस्जिदों की बात आप लोग कर रहे थे, उसमें आप कैसी कैसी बातें कर रहे थे। आपके पास मुद्दे का है, वही तुष्टीकरण की बातें कल आपकी रैली में झलक रही थी, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं वहाँ पर दिखाई दिया। और हरीश रावत जी क्या बोलते हैं कि सब लोगों को ताबीज पहननी चाहिए। रौतेला जी, आपने भी देखा होगा हरीश रावत जी का बयान कि वो कहते हैं कि आप ताबीज पहनो, अगर वो सनातनी है तो केवल वो एक ही वर्ग के बारे में क्यों सुनते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि रुद्राक्ष की माला पहन लो, तुलसी की माला पहन लो? उनके मुंह से ताबीज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मदरसा, मस्जिद, ये सब क्यों निकलता है? आप लोग क्यों नहीं बहुसंख्यक के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अगर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया होगा वो सबको एक चश्मे से नहीं देखेगा तो आप किस प्रकार से जनता के बीच में जाओगे? तो रौतेला जी, कांग्रेस को आज ये समझने की जरूरत है कि फेक नैरेटिव, ये केवल हेडलाइन बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे इनको कोई फायदा होने वाला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर काम किया है। रौतेला जी, अगर गुलदार और भालू का हमला हुआ उसका भी हमने ही निराकरण किया, हम ही लोगों ने वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे दुरुस्त की है, सही करा है, आज सड़कें बनाने का काम किया हो तो माने धामी जी नहीं है। हम ये कहेंगे कि हमारा ये संकल्प है कि अगर वहाँ पे 50 लोग भी उस गांव में हैं तो वहाँ भी सड़कें पहुंचाई जा रही हैं। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में अब चुनावी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, चुनावी संग्राम की शुरुआत हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कांग्रेस ने बड़े दलबल के साथ जिस तरह से धमक दिखाई है, प्रदर्शन किया है, उससे मुझे लगता है कि अब ये बिगुल फूंक दिया गया है। रिएक्शंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से क्या आ रहे हैं, लेकिन हम लब्बो-लबाब देखेंगे कि कौन कहां पर खड़ा है। जब चुनावी दहलीज पर हम खड़े हैं, उत्तराखंड खड़ा है, तो बात कांग्रेस की भी होगी, बीजेपी की भी होगी, और उन बयानों की भी होगी, उस तकरार की भी होगी, उन सवालों की भी होगी, उसके जवाब खोजे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। सीधे मैं मेहमानों से मिलाता हूं आपको जो मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। बंदूरी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, गरिमा मेहरा सोनी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सुरेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमलापन जी उत्तराखंड महिला मंच से हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले हरीश रावत जी का एक बयान खूब चर्चा में चल रहा है, वो कल प्रदर्शन के दौरान का है और उस पर एक रिएक्शन भी आया है, वो भी आप सबको दिखा देता हूं, फिर सवाल जवाब करना आसान हो जाएगा। आज है बदलाव की शुरुआत है। लोग कह रहे हैं बदलाव बदलाव बदलाव, और मैं कह रहा हूं भाजपा गई गई गई, भाजपा गई गई गई, भाजपा बलात्कारियों की सरकार। आज कांग्रेस निराश है, कांग्रेस हताश है, कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। सरकार से धामी सरकार काम कर रही है हर क्षेत्र में, तो अपने को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि आज 10 साल कांग्रेस को यहां पर बाहर हुए हो गए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए। अब देखिए, इन्होंने शायद 11 बजे का टाइम दिया था और 1 बजे तक इंतजार कर रहे हैं कि कार्यकर्ता आएंगे। तो आप कल्पना करिए कि पार्टी की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे हम भी धन्यवाद करते थे और अभी तक इनके लोग नहीं आ पाए हैं।
बताया गया कि सहारनपुर या अन्य जगह से भी इन्होंने लोग बुलाए हैं, तो इसलिए ये कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, एक दिन की अखबार की खबर जरूर बन सकती है कि इन्होंने घेराव किया। मंत्री जी, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि देखिए, पहले आपस में तो हिसाब किताब कर, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का नौबत तो तब आएगी। आज जो कांग्रेस की स्थिति है, हर व्यक्ति अपने को बड़ा नेता मानता है, दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, और चुनाव आते तक तो जूतों में दाल बटने वाली है। मंत्री जी, जिस तरह से चलिए, ये बयान है, अब उस बयानों की कसौटी पर कैसे खरा उतरेंगे बीजेपी और कांग्रेस। मैं बीजेपी से शुरुआत करना चाहता हूं, फिर उसके बाद आगे चल बढ़ेंगे। मुझे एक चीज जो मेरे चश्मे से नहीं दिख रही, या जो बीजेपी वालों को नहीं दिख रही, मुझे दिख रही। प्रभा जी, थोड़ा सा बताइएगा कि कहां पर बीजेपी खड़ी है और कहां पर सियासत खड़ी है। आपने और मैंने सुना इससे पहले महेंद्र भट्ट जी से कल उनकी प्रतिक्रिया जब हमने लेनी चाहिए, तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है, प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। अभी काबीना मंत्री गणेश जोशी साहब कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है। जिन बातों पर हो हल्ला हुआ, क्या बीजेपी उन्हें मुद्दा नहीं मानती है और प्रदेश की समस्याएं नहीं है, या फिर सिर्फ बताने के लिए भर, विरोध करने और अपनी प्रतिक्रिया देने भर के लिए कह दिया भाई मुद्दे नहीं है? नहीं, देखिए रौतेला जी, मैं आपको पहले तो स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। अगर हम पिछले समय से भी मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे इनके पास हैं? अगर कल ये राज्यपाल जो भवन का ये घेराव कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर भीड़ भी हमने देखी है, सबने देखा है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है किसी को। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही वहां पर जो लोग थे उनके इंटरव्यू भी आए हैं, कोई हम तो नहीं ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाके। बहुत लोग वहां पर थे जो कह रहे थे हम बाहर से आए हैं, हमें पैसे दिए हैं। कोई कह रहे थे मुद्दे क्या है, बहुत ने कहा कि कोई मोहम्मद दीपक हैं, उनको उनके नाम पर हमें यहाँ पर लाया गया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मैं तो पश्चिम बंगाल का हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आज छुट्टी थी मेरी तो मैं आ गया, उसके हाथ में झंडा दे दिया कांग्रेस का, मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत सफल रैली थी और जितने भी लोग वहां पर थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे, और ये प्रदेश भर की रैली थी, कोई एक जिले की रैली ये नहीं थी। तो जब पूरे प्रदेश में हम आवाहन करते हैं उस प्रकार इस प्रकार में लोगों का आना, तो देखिए तो खुद ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये कहाँ से एक सफल रैली हो जाती है इनके लिए। लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी है, वो लोग तो कहेंगे। अब देखिए रौतेला जी, निश्चित तौर पर हम सत्ताधारी पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, जब हम चुनाव में जाएंगे तो ज्यादा प्रश्न हमसे ही पूछे जाएंगे। और देखिए, हम तीसरी बार अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उसका कारण है क्योंकि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि हमने क्या काम किए हैं, क्या काम अधूरे रह गए हैं, या क्या क्या काम अभी हम कर रहे हैं। विपक्ष तो अपनी ये भी हेडलाइन बनाएगा कि ठीक है हम सत्ता में आ रहे हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, तो जनता उन पे विश्वास कर सकती है। लेकिन हमें तो मौका मिला हुआ है, हम तो काम कर रहे हैं। तो जो अगर हमारे अंदर ये आत्मविश्वास है कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि इससे पिछले कार्यकाल में हमने क्या काम किया, या जब 2022 में चुनाव हुए थे हमारे क्या चुनावी एजेंडे थे। अगर आज ये लोग यूसीसी का विरोध करते तो हमारा तो चुनावी एजेंडे था वो। हम तो ये नहीं करें कि हम उसको अचानक लेकर आए थे या हमने जनता के साथ ये काम किया, तो जनता ने उस पर मुहर लगाई थी और वो चीज हमने करके दी है। जी, जो बातें कांग्रेस आज मुद्दों के जरिए उठा रही है या सत्ता में आने का दावा कर रही है, आप जनता के बीच में जाइएगा तो जब ये मुद्दे जनता आपसे पूछेगी, इन पर सवाल करेगी, तो उसका जवाब भी यही होगा कि आपके उम्मीदवार यही कहेंगे नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए। तब क्या होगा? नहीं, देखिए अगर इनके जो मुद्दे हैं, आप ये बताइए, अगर ये बेटी अंकिता के बारे में कल ये कह रहे थे भ्रष्टाचार है, बेटी अंकिता के बारे में हम न्याय मांग रहे हैं, तो हरक सिंह रावत जी तो कल वहीं पर थे। आपने एक वो वाला इंटरव्यू भी देखा होगा कि जब पत्रकार हमारे बंधुओं से पूछ रहे थे कि आप हमेशा 9 साल की बात करते, तो उस 9 साल में तो आज आप कांग्रेस में, तब आप भी तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 2-3 मंत्रालय आपके पास भी थे, वन मंत्रालय लगा लो। वो खुद ही कहते हैं कि मेरे को क्यों मंत्री बनाया था अगर मैं इतना निकम्मा था। तो आपके समय में वो घोटाले हुए थे, तो आप उन पे क्या जवाब देंगे? तो वो घोटाले तो आपने किए हैं और आज आप कांग्रेस में बैठे हुए हैं। तो नहीं, तो फिर वो वहां से भाग गए। उन्होंने कहा नहीं, अगर वो घोटाले में है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने घोटाले किए हैं, आपको भी जनता ने देखा है और सबकी कार्यशैली जनता आगे भी देख रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे, विकास कार्यों को लेकर हमारा मेन एजेंडा यही रहेगा। हमारे विधायक अपने क्षेत्र में क्या काम उन्होंने किया है, वही हमारा मेन फोकस रहेगा। होता है जनता के बीच में जाओगे तो। गरिमा जी, 2 सवाल आपसे हैं। एक तो ये जो बीजेपी मुद्दों को हवाई बता रही है,
दूसरा एक बड़ा चर्चा में ये विषय बना हुआ है, काफी सारे इंटरव्यूज वीडियो लोगों के, कि भैया हमको मुद्दे पता नहीं, हमको पता नहीं हम क्यों देहरादून आए, हमको लाया गया, झंडा थमा दिया गया। हाँ, बड़े नेताओं की एकजुटता दिखाने और देखने को जरूर मिली, लेकिन उससे इतर वो सवाल भी हैं जिनका जिक्र प्रभा जी कर रही हैं या फिर वो सोशल मीडिया के जरिए आप तक भी पहुंच रहे होंगे। देखिए पंकज भाई, पहले तो मैं जितनी शांति से हमने प्रभा को सुना उतनी ही शांति और सभ्यता से हमको सुनेंगी, ये मैं आशा और अपेक्षा इनसे करती हूँ। लेकिन बहुत दया के पात्र हैं भाजपा के प्रवक्ता और खास तौर पर तो प्रभा बहन, इसलिए क्योंकि इनको कुछ अता पता ही नहीं है। इनको आप लगाइए ये कह रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है प्रदेश में, हमारी कार्यशैली पर हमको वोट पड़ेगा, हमने जो जो किया है इस प्रदेश के लिए। मेरे से सुनिए ना मैडम, आपने क्या क्या किया है। आपने मुख्यमंत्री को नंबर 1 बना दिया हेट स्पीच में। पूरे देश में अगर कोई व्यक्ति सबसे जहरीला है तो वो आपका मुख्यमंत्री है, पुष्कर सिंह धामी, आपका नेता। दूसरा, आपने नंबर 1 बना दिया महिला अपराध में उत्तराखंड को। 9 हिमालयी राज्य में हम नंबर 1 बन गए। तो पीछे से नंबर 1 आने की होड़ इस समय उत्तराखंड की मची हुई है। किसी अच्छे काम के लिए आप नहीं जाने जा रहे। राष्ट्रीय फलक पर आप छाए हुए हैं, लेकिन हर बुरे काम के लिए राष्ट्रीय फलक पर। 15 दिन में 5 हत्याएं। नॉर्थ ईस्ट से आए हुए बच्चे एंजल चकमा की हत्या के लिए आप छाए रहे, राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरते रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नित नए जो है सनसनीखेज खुलासे जो होते रहे, जिसमें गट्टू फट्टू भट्टू पता नहीं कौन कौन आपके नेता हैं, उसको लेकर आप राष्ट्रीय चर्चाओं का इशू बनते रहे। कश्मीरी 19 वर्षीय शॉल बेचने वाले युवक को बेरहमी से पीटने के लिए आप राष्ट्रीय सुर्खियों में छाए रहे। और यहाँ अगर प्रदेश के समाचार पत्रों की बात करूं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता प्रभा जिस दिन गुलदार का या भालू का निवाला मेरा कोई मेरे ग्रामीण अंचल की महिला या उसका बच्चा ना बनता हो। यह आपके लिए मुद्दा नहीं है तो मुझे शर्म आती है आप पर, आप जैसे प्रवक्ताओं पर, यदि उनके लिए जंगली जानवरों का आतंक कोई मायने नहीं रखता। मेरे लाखों लाख युवा जो राज्य के हैं, नौजवान हैं, नशे की गिरफ्त में जा रहे, भर्ती घोटाले पर भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। यदि आपके लिए ये मुद्दा नहीं है तो मुझे लज्जा आती है आप जैसी महिलाओं पर। अंकिता भंडारी के लिए आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप लोगों को गीता धामी के घड़ियाली आंसू दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी के आंसू नहीं दिखाई पड़ते। 3.5 साल से वो माता पिता न भूलने दिया जा रहा है उनको, अंकिता भंडारी को। हर स्टूडियो में उसका पोस्टमार्टम होता है, हर बार उसका चीरहरण होता है, हर बार उसको जीवित रखा जाता है। कैसे वो माता पिता एक जिंदा लाश की तरह हम सबके सामने जीने को मजबूर हैं, वो हमसे देखा नहीं जाता। गीता धामी जो कहते नहीं थकती कि मेरा पति सैन्य पुत्र है, खुद पुष्कर सिंह धामी मंचों से कहते हैं मैं सैन्य पुत्र हूं। गीता धामी ने अपने सास का नाम लिया कि मेरी सास को पता है कैसे उन्होंने आपको पुष्कर सिंह धामी जैसा जाबाज दिया। सास से ये नहीं पूछा कि ससुर कितने बार घर आते थे, क्योंकि सेना में थे ससुर। हमसे पूछो क्योंकि हम सैन्य अधिकारी की पत्नी है, 28 साल शादी को हो गए, 6 साल रहने को नहीं मिला है साथ में पति के साथ। हमने तो छुट्टी नहीं मांगी अपने पतियों के लिए। हमने तो नहीं कहा सरहदों की रक्षा करना बंद करो, हमारे देश की सुरक्षा करना बंद करो, हमारे पतियों को छुट्टी घर भेजो। ना कोई एनिवर्सरी साथ मनाई, ना कोई बर्थडे साथ मनाया, ना कोई वैलेंटाइन साथ मनाया, ना अच्छे में ना बुरे में। मेरी बेटी की 2-2 सर्जरीज हुई, मेजर सर्जरीज। मेरे पति नहीं आ पाए सर्जरीज में। 8-8, 9-9 घंटे वो सर्जरीज चली। लेकिन हम मंचों से या हम सार्वजनिक मंचों से ऐसे दिखावा नहीं करते। आज करना पड़ रहा है, आईना दिखाने के लिए करना पड़ रहा है गीता धामी को कि एक सैन्य प्रधान प्रदेश में जिसके हर परिवार में एक फौजी है, वहां तुम आंसू से रो रही हो। तुम तो करवा चौथ भी मेरी बहन अपने पति पुष्कर सिंह धामी के साथ मनाती हो। तुम तो बर्थडे का केक भी काटती हो। जिस समय तिब्बती मार्केट में हत्या हुई वो गैस संचालक अर्जुन की, उस समय तुम्हारा पति 500 मीटर दूर 3 घंटे की पिक्चर देख रहा था। ये गंभीरता है तुम्हारे लिए। कानून व्यवस्था, तुम्हारे लिए 15 दिन में 5 हत्याएं, तुम्हारे लिए नाबालिगों के हवस का शिकार जो नाबालिग हो रहे हैं, अगर वो मुद्दे नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी में कहीं डूब मरो। और जो इन्होंने कहा कि हम भाड़े की भीड़ लाए, तो रौतेला भाई मैं बताना चाहती हूँ पंकज भाई आपको, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ये देवतुल्य जनता का अपमान है, क्योंकि एक एक व्यक्ति मेरे उत्तराखंड का था। और ये अगर मुझे कोई वीडियो दिखा देंगी जिसमें कोई कहते हुए नजर आए कि मुझे पैसों में लाया गया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बांग्लादेश का व्यक्ति काम करने वाला, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के वहां तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, झारखंड का व्यक्ति यहाँ खनन व्यवसाय कर सकता है, यहाँ उसको पिस्टल का लाइसेंस मिल सकता है। झारखंड का एक नामी गैंगस्टर, एक मर्डरर यहाँ नाक के नीचे ये 56 इंची छाती वाले सरकार में जब रह सकता है, तो बांग्लादेशी भी होगा। मैं नकार नहीं रही हूँ,
पंकज भाई मैं नकार नहीं रही हूं, वो बांग्लादेशी जरूर होगा लेकिन ये लोग प्लांटेड होते हैं। जैसे स्वामी दर्शन भारती इस प्रदेश के अंदर प्लांटेड है, जैसे तमाम लोग इस प्रदेश के अंदर जहर फैलाने के लिए प्लांटेड हैं, जैसे वो मुफ्ती शाबून काजमी जिसको ला गए हो बिजनौर से हमारे सर पर बैठाकर, ये सब प्लांटेड लोग हैं। तो मैं इनकार नहीं कर रही कि किसी ने अगर कहा कि मैं तो मोहम्मद दीपक को देखने आया, भाई लोगों की चाहत होती है कि शायद मोहम्मद दीपक भी होगा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर, तो हमारी कोई गलती नहीं है अगर वो मोहम्मद दीपक को देखने के लिए आया। बांग्लादेश का व्यक्ति आया, उसने कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया, इसको भी मैं नहीं नकार रही। लेकिन पैसे में भाड़े में जनता आई है ये कहकर आप अपमान कर रहे हैं। आपके उसमें भाड़े में आप लोग भाड़े में नेता और कार्यकर्ता ले जाते हैं दूसरे दल के, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति भाड़े में ला रहा है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, क्योंकि आप लोग खुद भाड़े में चलने वाली सरकार हो। 6 मंत्रियों में से 3 मंत्री, सौरभ बहुगुणा कांग्रेस का, सुबोध उनियाल कांग्रेस का, रेखा आर्या कांग्रेस की। भाड़े की सरकार तो तुम चला रहे हो और हमसे कह रहे हो भाड़े की भीड़ लाते हैं। तुम्हारे पास सरकारी बसें होती, मैं समाप्त कर रही हूँ पंकज भाई, तुम्हारे पास सरकारी बसें होती हैं, तुम्हारे पास सरकार और प्रशासन होता है, तुम्हारे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, और तो और कुछ नहीं बचा तो तुम स्कूल से बच्चे उठाकर ले जाते हो, सारे अध्यापक उठाकर ले जाते हो, जबरन उनके लिए मैंडेटरी कर देते हो। अभी हाल ही में याद होगा मोदी जी की रैली में कैसे आपने यूनिवर्सिटीज को नोटिस भेजा कि अपने इतने इतने बच्चे भेज देना, वरना और उन बच्चों को 50-50 नंबर फालतू दे देना। तो आपके वहां तो किराए में नंबर भी बढ़ते हैं, भाड़े में नंबर भी दिए जाते हैं केवल भीड़ बढ़ाने के लिए। ये रौतेला जी मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, ये रौतेला जी मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, और मैं इनकी एक एक बात का जवाब दे सकती हूँ। इतना मैं आपको बता दूंगी, जो भी बातें इन्होंने कही है मैं इनकी एक एक बात का जवाब दे सकती हूँ और बिल्कुल फैक्ट के साथ दूंगी। गिना नहीं पा रही हो क्या विकास कर दिया? जरा गिने, जरा सुने हम भी, विकास गिनाओ। चलो देखिए रौतेला जी मैं इनकी बात का जवाब दे देती हूँ। जितने प्रश्न इन्होंने यहाँ पर खड़े किए थे, ये कह रही हैं कि हमने गुलदार भालू, जो देखिए रिसेंट मुद्दे, क्या एक बात बताइए, जब हमने खुद देखा पहाड़ों की चिंता, ये हमेशा ये कहते हैं। इनके कितने नेता, हरीश रावत जी, वो तो चलिए बाकी को हम अभी नहीं लेंगे, हरीश रावत जी को तो मुख्यमंत्री बनाया था प्रदेश की जनता ने, तो देखिए उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में। उनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मैं पूछना चाहती हूँ आज कांग्रेस, उन्होंने तो खुद कहा था ना मैं आंखें बंद कर दूंगा, आप इस प्रदेश को लूट लीजिए, आप इस प्रदेश को लूट लीजिए। अपने अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आप इसको लूट लीजिए, अपने नेताओं को उन्होंने कहा लूट लीजिए। अब आप क्या मुंह लेके जनता के बीच में जाएंगे? आप मुझे पहले ये बता दो, किस मुंह से आप, जब प्रदेश का मुख्य, हमारे धामी जी तो ये कहते हैं कि मैं मुख्य सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जब पहाड़ में गुलदार और भालू का हमला हो रहा था तो हम सब ने ये चीजें देखी है, अब तो ये सब रुक गया है ना वहां पर। तो जब ये चीजें रुकी है तो अब कैसे रुक गई हैं? तो जब ये अचानक हुआ तो उसके पीछे जो कारण बताए गए, आप हमें देखा था कि उसके लिए पर्यावरण भी सबसे पहले जो जिम्मेदार बताया गया, जो पर्यावरण की स्थितियां थी वो जिम्मेदार थी। दूसरा मैं ये बता दूं, कल की जो आपकी रैली थी उसमें फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आप लोग कर रहे थे, उसमें मदरसे और मस्जिदों की बात आप लोग कर रहे थे, उसमें आप कैसी कैसी बातें कर रहे थे। आपके पास मुद्दे का है, वही तुष्टीकरण की बातें कल आपकी रैली में झलक रही थी, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं वहां पर दिखाई दिया। और हरीश रावत जी क्या बोलते हैं कि सब लोगों को ताबीज पहननी चाहिए। रौतेला जी आपने भी देखा होगा हरीश रावत जी का बयान कि वो कहते हैं कि आप ताबीज पहनो, वो क्या गिना रहा है? अगर वो सनातनी है तो केवल वो एक ही वर्ग के बारे में क्यों सुनते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि रुद्राक्ष की माला पहन लो, तुलसी की माला पहन लो? उनके मुंह से ताबीज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मदरसा, मस्जिद, ये सब क्यों निकलता है? आप लोग क्यों नहीं बहुसंख्यक के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अगर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया होगा वो सबको एक चश्मे से नहीं देखेगा तो आप किस प्रकार से जनता के बीच में जाओगे? तो रौतेला जी, कांग्रेस को आज ये समझने की जरूरत है कि फेक नैरेटिव, ये केवल हेडलाइन बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे इनको कोई फायदा होने वाला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर काम किया है। रौतेला जी, अगर गुलदार और भालू का हमला हुआ उसका भी हमने ही निराकरण किया, हम ही लोगों ने वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे दुरुस्त की है, सही करा है, आज सड़कें बनाने का काम किया हो तो माने भाभी जी नहीं है। हम ये कहेंगे कि हमारा ये संकल्प है कि अगर वहाँ पे 50 लोग भी उस गांव में हैं तो वहाँ भी सड़कें पहुंचाई जा रही हैं। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर ले, आपके पास है, मैं ये जानना नहीं रौतेला जी, कमलापन जी के पास हम जा रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। वो तो किसी बीजेपी कांग्रेस की नहीं है ना,
महिला मंच का नेतृत्व कर रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर वो लोग भी आवाज उठाते रहे हैं, मैं भी उठाता हूँ और अपने प्रीति जी भी उठाते हैं। इस पर तो आप नहीं कहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया, इनको बनाया। पंजी थोड़ा बताइएगा, ये तो मुझे लगता है कि अब चुनाव बहुत नजदीक है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, आप बताइए कांग्रेस की स्थिति और बीजेपी की स्थिति आज कौन कहां पर खड़ा है? जनता की अदालत में सबको कसौटी पर कसा जाएगा ना, पूछा जाएगा ना सबसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए हम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और शायद हम लोगों ने राज्य इसीलिए लिया बेहतर, एक शायद हम लोग अपना एक अलग राज्य लेंगे तो एक बहुत बेहतर अच्छा राज्य बनेगा। लेकिन हम भी देख रहे हैं इन 26 सालों में इस राज्य की क्या स्थिति हो गई है। इसके लिए केवल ही भाजपा को भी हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। वो तमाम पार्टियां जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर सत्ता में रही और वो पूरी तरह से जिम्मेवार हैं उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में से ही इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा था कि हमारे जंगल, जमीन, पानी, जितने भी हमारे संसाधन हैं, उस पे जनता के अनुसार, जो जनता चाहती है उसके अनुसार आगे की नीतियां बननी चाहिए। लेकिन दोनों सरकारों ने इस पे कभी भी कोई सोचा तक नहीं। मुझे मतलब ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। और हमेशा केंद्रीकृत जो पूरी व्यवस्था रही, हम लोगों ने हमेशा से इस बात को कहा कि गांव के अंदर सत्ता का केंद्र जो हो गांव के अंदर होना चाहिए, गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी ये खुद कह रही हैं कि हमने गांव में सड़कें दी। अगर कितना ये दुर्भाग्य है कि 26 साल बाद भी हमारे गांव तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, हमारे पहाड़ों के अंदर सड़कें नहीं पहुंची हैं। मैं अंकिता की बात यहाँ पे कहना चाहूंगी। अंकिता भंडारी के सवाल को लेकर हम लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन अंकिता के गांव में न तो सड़क है और नहीं आज तक उनके घर के अंदर तक पानी मिट जा रहा है। जो एक पाइप वो लगा रहे थे, पतला सा पाइप लगा था, वो भी वहां की सरकार ने खींच दिया उनके पानी को। आज उनके घर में पानी तक नहीं मिल रहा है। तो ये कितना दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि जहां पे पानी तक लोगों को मुहैया नहीं है और ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं भाजपा की सरकार यहाँ पे बैठकर। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अभी हमारी प्रभा जी जो भी है ये कोस रही थी कुछ लोगों को, लेकिन वही तो कभी वो कांग्रेस में चले जाते हैं इनके मंत्री, कभी भाजपा में चले जाते हैं। इनके पास कोई नीति भी है उत्तराखंड के लिए? ये जिस सरकार में जाते हैं इनकी नीतियां बदल जाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये तो जो आज कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है और आज जनता उनके साथ जो खड़ी भी है, आज रैली के रूप में उत्तराखंड की जनता खड़ी है, वो वास्तव में इसलिए खड़ी है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है उत्तराखंड के अंदर। और आप देखिए उत्तराखंड के अंदर विकल्प न होने के कारण आप देखिए कभी लोग भाजपा की तरफ देखते हैं और कभी कांग्रेस की तरफ देखते हैं। और आप इनकी नीतियां देखिए, नीतियों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। केवल इतना है कि कांग्रेस तब भी लोकतांत्रिक है, इनके वहां सांप्रदायिकता नहीं है। कम से कम ऐसा तो नहीं है कि वहां दीपक जैसा आचरण यहाँ पे कांग्रेस के लोग कर रहे हो। पूरी तरह से उत्तराखंड के अंदर इतने आप देखिए इन 8-10 सालों में महिला हिंसा लगातार बढ़ी है। आप देखिए देहरादून के अंदर 3 महिलाओं की इस जिले के अंदर लगातार 1 हफ्ते के अंदर डेथ हुई है और लगातार महिला हिंसा में आज उत्तराखंड का नाम नंबर 1 पे है। तो भाजपा जिस तरीके से महिलाओं के सवाल पे घिरी है, जंगली जानवरों के सवाल पे घिरी है, पहाड़ के अंदर आपने पूरे रिजॉर्ट कल्चर जो आप लेके, हमारे लिए तो भाजपा जो सबसे निशाने पे है वो इसलिए है कि आप भाजपा के अंदर जिस तरीके से आप लोग महिलाओं को केंद्रित करके यहाँ पे विकास के नाम पे रिजॉर्ट कल्चर ला रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं की मंत्री की पत्नी कह रही है, इन्हीं की विधायक की पत्नी कह रही है कि किस तरीके का कल्चर आप ला रहे हैं। 2-2 वीआईपी वहां पे किस तरह की सुविधाएं उन होटलों के अंदर मिलेगी। तो सवाल है थाईलैंड बना के नहीं कि जो पूरी योजना इस देवभूमि के अंदर की जाए। अब देवभूमि नाम के तो देवभूमि कहना भी हमको अपना अपमान लगता है। किस बात की देवभूमि है? ये तो पूरी ऐसी भूमि हो गई है जहां पे हिंसा नंबर 1 पे है, महिला हिंसा नंबर 1 पे है, जंगली जानवरों का हमला महिलाओं पे लगातार बढ़ रहा है। आप क्या कर पाए हैं? और नशे का सवाल आप कहें, आप किस देवभूमि की बात करते हैं? मैं इससे सीधे भाजपा को सवाल करना चाहती हूँ। आपने नशे को यहाँ पे नहीं, एक चीज मैं नशे पे जरूर कहूंगी, नशे को आपने ग्रोसरी के नाम पे हर आधा किलोमीटर पे आप अंग्रेजी शराब बेच रहे हैं। नशा आपने बढ़ाया है, गांव-गांव तक नशा चला गया है। शराब की दुकानें लगातार कांग्रेस के समय से लगातार बढ़ी है। तो मेरा कहना है कि दोनों अपनी नीतियों को भी देखें और इसको बर्बाद करने में अगर भाजपा नंबर 1 है तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। और यहाँ पे एक विकल्प की जरूरत है। आज उत्तराखंड के अंदर एक राजनीतिक विकल्प की जरूरत है, इतना मैं कहना चाहूंगी। ठीक है प्रदीप जी, आपका चश्मा थोड़ा सा बताइएगा, सियासी तस्वीर और ये हो अल्लाह और इसका मतलब क्या आज हम निकाले?
चाहे कांग्रेस को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं, लेकिन कमला जी बता रही हैं कि दोनों को देखकर देख लिया बारी बारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इधर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, 25 साल हो गए, लेकिन पिछले बीते कुछ वक्त की तस्वीरें तो और डरावनी हैं। जो सवालात होते हैं उन सवालों पर रिएक्शन ऐसा आता है बहुत हल्का, बोले मुद्दा नहीं है ये, क्या ये तो कुछ भी नहीं, ये क्या ये कुछ भी नहीं। क्या वाकई में ऐसा हल्कापन दिखाकर अपने को बचाने की ये रणनीति है या फिर कुछ और हो रहा है? पंकज जी, जिस प्रकार से कल जो जन उन्माद दिखाने की जो पहली बार काफी वर्षों के बाद कांग्रेस ने जो दिखाया है कल करिश्मा, निश्चित रूप में वो उनको अपने आप में भी एक ऊर्जा लाया होगा और जनता के अंदर भी कोई संदेश गया होगा। और अगर मैं अंदर की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको लेके थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने, आज भी उनका कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित था इसमें। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑलरेडी द्वंद्व चल रहा है। अभी प्रभा जी की मैं बात सुन रहा था कि मुद्दे नहीं थे, मैं क्योंकि आप बात सुन सकती हैं तो आपके अंदर तो, जबकि हमें सब पता है कि अंदर क्या मंथन चल रहा है। अगर आप ऑफ रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सुनेंगे तो वो खुद परेशान है अपनी सरकार से, कई लोग। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, मैं जो सत्ता, क्योंकि ये सब चीजें अगर राज्य के अंदर अपने आप कोई चीज करेंगे ना तो उसका एक अलग वो होता है, लेकिन जब एक जगह से, जब दिल्ली से जो डायरेक्शन चलता है, अगर यूपी के अंदर योगी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं इसीलिए उनके खिलाफ वहां षड्यंत्र रचा जाता है। यहाँ जो काम होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, वो दिल्ली से रिमोट चलता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो धामी जी का जो 2-3-4 साल का जो कार्यकाल था, ये जो 6-7 महीने में जो पूरी फसियत हुई है सरकारों की, ये अगर वास्तविकता उसको आकलन करे, समीक्षा जिसको कहते हैं, आपने लॉ एंड ऑर्डर जिस सिरे पे लाके रख दिया, आपने जिस प्रकार से जो धजिया, जिस प्रकार से जो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेके पूर्व कार्यकर्ता से लेके कैसे कैसे, चाहे नाराजगी से लेके सब चीजें जो नहीं आती है इनके यहाँ, बड़ा अनुशासन का, मैं भी कहता हूं कि इनके अनुशासन होता है, लेकिन जिस प्रकार से उस अनुशासन को तोड़ के विधायक से लेके दायित्वधारी से लेके कैसे कैसे सामने आए हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 25 वर्षों के अंदर अगर हम आज भी करें दम भर के कि हम गांव में सड़क ले गए तो ये कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। और मैं अपने गांव में सन 75 से आज तक पैदल ही जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मैं योगी जी का पड़ोसी हूं। मैं योगी जी की सड़क देखी, कितनी शर्म की बात है। चीफ सेक्रेटरी को इस बात को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, स्थानीय विधायक को सोचना चाहिए और सांसद को सोचना चाहिए। योगी जी की जब फ्लीट जारी थी, कैसे धूल के गुबार उड़ रहे थे। सड़कें देखी आपने, नदी में से जाके रास्ता चले। मैं उस भूमि से आया हुआ हूं, मेरी प्राथमिकता वहां की है, मेरी वो है। और ये तो खाली मैं आपको यमकेश्वर आपको 30 किलोमीटर आगे का बता रहा हूं, मैं लखन झूला से लगता हुआ इलाका। तो विकास की बात तो ये है। आप देहरादून के अंदर अगर मैं आपकी बात करूं, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो खेला हुआ, अगर मैं उसकी जांच बैठाने बैठ जाऊं तो ये खुद नहीं बता पाएंगे कितने करोड़ आए, कितने कहां चले गए। फसाड़ लगाई गई, वो फसाड़ फीकी पड़ गई है, जरा उसकी रिकॉर्डिंग करवा लीजिएगा। पेंटिंग बनाने के नाम पर जो अरबों रुपया आया, वो पेंटिंग में इतना रुपया था कि दीवारें कम पड़ गई, नहीं बनाई गई, जबरदस्ती पोती गई। किसी ने कहा यार अपनी दीवार पुतवा लो, व्हाइट वॉश करवा लो। मैं आपको रिकॉर्डेड बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री आप नहीं खड़ी कर पाए, आपके पास तो एमओयू आए उसको आप नहीं कर पाए। भूमि के जितने भ्रष्टाचार इस समय हुए हैं इन तत्कालिक उसमें, क्या है उसमें रिकॉर्ड हुआ? आप अभी जो जितने भी, कितने शर्म की बात है कि हम 36 बार जितने भी डीजीपी नए बार आए हैं, और दीपम सेठ जी को भी मैं पर्सनली देखे आया, अगले दिन उसका रैंडम चेक हुआ, मैंने उसका स्वागत भी करा था। आप ये देखिए कि अगर हमारा आदमी ठेकेदार का लाइसेंस बनाने जा रहा है, उस ठेकेदार का लाइसेंस नहीं बन रहा है, वो प्लम्बरिंग के लाइसेंस के लिए उसको 20 चक्कर कटाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोई भी क्रिमिनल आएगा उसका गन का लाइसेंस भी मिलेगा, उसे क्रेशर का लाइसेंस भी मिलेगा, और तमाम, कहां है वो मूल निवास हमारा? कभी किसी स्टेट में 2 तरह के वो है मूल निवास, सॉरी अपना भू कानून, कि तुम साउथ का अलग बना लो, नॉर्थ का अलग बना लो। आप खुद भारतीय जनता पार्टी अगर उसको तराई और मैदान का हिस्सा कर रही है तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है ये। और जिस भूमि की ये बात कर रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूं, कई टाइम से देख रहा हूं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इतने 25 साल के अंदर वो रिकॉर्ड कैसे दबे हुए रहे? किसकी सरकार की? दून घाटी विकास प्राधिकरण होता था पहले, जो एमडीडीए में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या चीज है ये भाई? जहां से हिसाब किताब है, नक्शों में खेला हो रहा है, प्रॉपर्टी में खेला हो रहा है, सरकार के अंदर खेला हो रहा है, अगर दायित्व में खेला हो रहा है, तो ये चीजें हमें नहीं है। और ये उत्तराखंड की शहीद भूमि है, अपना शहीद अपना जो है पूरा का पूरा आशीर्वाद देते हैं। अगर पलटी लगती है तो बहुत तगड़ी पलटी लगती है। फिर मैं इतना कहना चाहता हूँ। बंदूरी जी,
ये जो सवालात उठ रहे हैं ना, ये मेरे नहीं है, ये आमजन के मन में ये तमाम चीजें, आप कांग्रेस को लेकर कह दीजिए कि इनके पास मुद्दे नहीं, इनके पास ये घटनाएं, वाकई में जवाब तो आपको देना पड़ेगा, आपके विधायकों को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, जनता के बीच में जब जाइएगा तो उस वक्त आपके पास जवाब होना चाहिए। कौन सा ऐसा विवाद है जो हमारे सामने आज 25 साल में खड़ा नहीं हुआ? मैंने कहा उत्तराखंड 18 साल पूरा करके अब तो जवान हो गया, अब कमाने खाने वाला हो गया, लेकिन इधर तो डेंट लग रहा है, इधर पेंट पर सवाल हो रहा है, इधर भूमि घोटाला, इधर ये घोटाला, इसमें ये अपराध, उसमें महिला सुरक्षा सवाल, ये क्यों बढ़ा? ये क्यों बढ़ा? आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराइए, ओके, लेकिन आपने क्या किया और आप पर ज्यादा सवाल क्यों हो रहे हैं? और ऐसे आप चुनाव में जाइएगा। नहीं देखिए रौतेला जी, मैंने अभी सबको सुना है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर कोई घटनाएं भी अभी घटित हुई हैं जो हम सबने देखी है, तो लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जब कोई घटना हो रही है उसमें सरकार का क्या रिएक्शन है, जो सत्ताधारी दल है या जो भी सरकार है, जो हमारे अधिकारी है, क्या वो उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है? क्या ये कोई इस प्रकार का कोई गुंडा राज यहाँ पर हो गया है? या अगर हम पश्चिम बंगाल जब हम विश्लेषण करेंगे तो वो तो सब जगह का होगा ना। अब ये देखिए, जो अगर मैं नाम ना भी लूं, अगर पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए ममता की सरकार में क्या हुआ, वहां पे तो कांग्रेस समर्थित सरकारें, तो अगर हम ये कहें कि जहां इनकी अलायंस की सरकारें हैं, वहां पे जब इस तरह के अपराध होते हैं तो ये कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। क्यों निकलती हैं? ये आपकी गलती है। क्या आपको इस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है? अगर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का डर हो गया है उत्तराखंड में, ऐसा तो माहौल नहीं है। दूसरा मैं ये बताऊंगी कि ये समाजवादी पार्टी के साथ भी इनका अलायंस है, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि ये तो एक ही पार्टी है। वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार का गुंडा राज हुआ करता था, हम सबको पता है कि अगर एक व्यक्ति हिस्ट्री शीटर होता था, आज वो एक घर में अपराध करता था, अगले दिन फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस उसको ले जाती थी, फिर अगले दिन ऊपर से नेताओं के फोन आते थे, उसको छोड़ देते थे, अगले दिन वो कहीं और। ये एक लगातार हमने पैटर्न देखा। लेकिन अगर ये कानून व्यवस्था की बात करें तो उस प्रकार से तो मैं ये कहना चाहूंगी कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। और जो ये अपराध हुए थे, अगर आप इनका पैटर्न देख लीजिए, क्या कोई हिस्ट्री शीटर एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया? हमने देखा है बहुत सारे आपसी विवाद हुए हैं, और जिन लोगों ने ये अपराध किया उनका एनकाउंटर भी हुआ, उनको ले गए, उसके बाद सारी चीजें उनसे पूछी गई, तहकीकात की गई, सारे अपराधियों को जेल में डाला गया और ये सुनिश्चित किया गया कि आगे कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। तो ये कहना कि नहीं कानून ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये किस आधार पर ये बोल रहे हैं? तो कानून का जो काम है कानून ने बिल्कुल किया है, घटनाएं हुई हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि तो हमारे पास तो हम तो फैक्ट के साथ ये बताएंगे कि जब ये अपराध हुए, निश्चित तौर पर हुए हैं, चिंता भी हुई है कि हम ये चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको इस प्रकार से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, आप ऐसा कर रहे हो, राज्य में नहीं है, तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि गुंडा राज भी उन्हीं लोगों ने किया जहां आज कांग्रेस खड़ी है। बिहार का हमें पता है, वहां तो ऐसे अधिकारियों की वाइफ को उठाकर ले जाया जाता था। जो विधायक थे, राबड़ी देवी की सरकार थी, उन्हीं के साथ आज भी कांग्रेस है। वो लोग ऐसे विधायक उनके घरों में जाते थे, तो ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था? बेहतर समझा, इसीलिए तो चुना गया होगा कि कुछ बदलेगा। जब कुछ बदलाव ही नहीं है, वही हम पुरानी वाली तस्वीरें, पुराने पन्नों को पलट कर बता रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है ना बदलने का? नहीं रौतेला, नहीं तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि जिस प्रकार, अगर इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हर जगह कानून अपना पूरा काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। नहीं, हमने ये भी कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित तौर पर ये चीजें नहीं, कौन चाहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो, चाहे वो कोई भी कर रहा है। लेकिन उसके बाद पुलिस की क्या, उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या पुलिस ने काम नहीं किया, क्या उसके बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं गया? तो सारी कार्यवाही हुई है, और यही हाई लेवल जब मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो ये कहा गया कि दोबारा इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी तय की गई है। ठीक है, और जनता भी ना हो, क्योंकि नहीं पंकज भाई नहीं पंकज जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी। अभी इन्होंने महिला अपराध की बात करी, अभी मैं पिछले दिनों बता दूं कि एक फेक मैगजीन जरूर यहाँ पर आई थी। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गई वो मैगजीन? उसमें ये कहा गया कि देहरादून नंबर 1 अपराध में है। उसके बाद जब वो तथ्य सामने आते हैं तो ये पाया गया कि जो जिसने वो मैगजीन छापी थी वो सामने आके बोल रहा है कि झूठी है। केवल वो 300 महिलाओं पे सर्वे होता है, 1-1.5 लाख महिलाएं हैं, उनमें से। पंकज भाई प्लीज, मेरे या तो कान के पर्दे फट जाएंगे या मेरे कानों से खून आने लगा, बस करिएगा। प्रकार से ये किया जाएगा मैडम, बस करिएगा बस। नहीं, क्यों बंद करिए? नहीं, आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे, आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे, और हम बोलेंगे तो आपके पर्दे फट जाएंगे। तो सुनने की क्षमता तो रखनी पड़ेगी ना आपको। आप झूठा प्रचार करेंगे, तो जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना।
नहीं, आपने गुलदार भालू की बात करी तो क्या सरकार ने एक्शन नहीं लिया? आपने आरोप लगाए तो हम ये तो बताएंगे ना कि हमने क्या एक्शन लिया। शांत करिए भाई, 7-8 मिनट हो गए बोलते हुए। तो पंकज, नहीं, आपको दूसरों का बोला हुआ तो हर चैनल पे बुराई लगता है, और जब आप बोलती है तो आपकी कथा हम सुनते रहे तो ऐसा तो होगा नहीं गरिमा जी। सुनना दोनों तरफ से पड़ेगा, आपको हमें भी सुनना पड़ेगा, तभी हम आपको शांति से सुनेंगे। क्यों पंकज जी, एक लाइन में लास्ट में बस एक लाइन, पंकज जी बस एक लाइन में ये कहूंगी कि कल की रैली को ये इतना सफल ना बताए, उसमें भी केवल तुष्टीकरण के नारे लग रहे थे, ये हमें सांप्रदायिकता ही कहते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगी कि क्यों ये हमारे को तुष्टीकरण, ये क्यों सांप्रदायिकता फैलाते हैं, क्यों ये तुष्टीकरण का नारा देते हैं? तो अपने गिरेबान में झांके, तब दूसरों को सलाह देने का काम करें। गरिमा जी देखिए पंकज भाई, मेरे को सीधे सीधे प्रभा को, ये इसीलिए मैंने कहा ना, ये दया के पात्र हैं, क्योंकि ना ये लिखते हैं ना पढ़ते हैं ना इनके अपने सोचने समझने कोई शक्ति रह गई। ये मोम की गुड़ियाएं हैं, ये रोबोट्स हैं, ये पत्थर का दिल हो चुका है इनको ना अंकिता भंडारी के माता पिता रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ना इनको मोहम्मद दीपक की हालत दिखाई पड़ रही है। आज इसको कानून व्यवस्था, अगर भाजपा को यहाँ पर चाक चौबंद दिखाई पड़ती है, बजरंग दल का कोई हुड़दंग इनको दिखाई नहीं पड़ता। आज बजरंग दल की इतनी हिमाकत हो गई कि आए दिन कोई हिंदू संगठन मुंह उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है पुलिस प्रशासन बीच में मत आना, हम 12 तारीख को जा रहे हैं कोट द्वार कूच करने, हम बताते हैं, हम सबक सिखाते हैं। एक कह रहा है उसका सर काट कर लाओ मोहम्मद दीपक का, मैं 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया दूंगा। दूसरा कह रहा है दामी जी बीच में मत आ जाना। इसको तुम लॉ एंड ऑर्डर कहती हो? यहाँ 15 दिन में 5 हत्याएं हो गई मैडम। हत्या हो जाने के बाद कार्रवाई करना और हत्या ना होने देना, वो लॉ एंड ऑर्डर होता है। क्योंकि यहाँ देहरादून अस्थायी राजधानी है, यहाँ आपके सारे आला अधिकारी और सारे आला नेता बैठते हैं। उसके बाद भी अगर अपराधियों के मंसूबे इतने मजबूत हो रहे हैं, आपकी सरकार का, जिसको आप धाकड़ कहते हैं, हम धड़ाम कहते हैं, धड़ाम धामी, तो धाकड़ धामी के अगर इतना भी इकबाल, इतना भी भय, इतना भी डर अपराधियों के बीच में मन में नहीं है कि वो चापड़ से एक 23 वर्षीय बच्ची का गला काट दे रहे हैं, वो ऋषिकेश में एक एम्स में कार्यरत महिला को गोली से भून दे रहे हैं, वो विकासनगर में झाड़ियों में फेंक दे रहे हैं, और तुम जानना चाहती हो लॉ एंड ऑर्डर, शायद तुमने पढ़ा नहीं होगा। चंपावत का तुम्हारा मंडल अध्यक्ष कमल रावत, नाम सुना है या नहीं सुना है? नाबालिग बच्ची को खेतों में ले गया और दुराचार किया। तुम्हारा सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत सिंह बोरा, वो 12 साल की लड़की को खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। तुम्हारा लाल कुआं का दुग्ध संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा, उसने 3 साल तक एक विधवा मां और उसकी 13 साल की बच्ची के संग सेक्सुअली मोलेस्ट किया, यौन उत्पीड़न किया। तुम्हारा हरिद्वार बहादुराबाद का आदित्य राज सैनी, जो ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है भाजपा का, उसने 13 साल की बच्ची के संग गैंगरेप किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। गैंगरेप माने जानती हैं? 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसके बाद निर्मम हत्या। आपका पार्षद वार्ड नंबर 6 का रुद्रपुर का शिव कुमार गंगवार, उसने 2 महिलाओं के साथ, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया होली के दिन, पिछली होली में, और उसमें से एक नाबालिग थी। आपका एक पार्षद है हल्द्वानी का, उसने अपने बेटे के दोस्त को दिन दहाड़े गोली से भून दिया। यह है लॉ एंड ऑर्डर। आपका एक झारखंड का, जो यहाँ का देहरादून का कप्तान उस समय का कह रहा था, अजय कुमार, कि ये 50 आपराधिक मुकदमों वाला गैंगस्टर है, ये झारखंड का रहने वाला है। क्या कर रहा था वो हमारे प्रदेश में? ये मोहम्मद शाबून काजमी और ये जो जिसकी हत्या हुई झारखंड का विक्रम, ये है डेमोग्राफी चेंज जो धामी सरकार में हुई है। हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, बाहर के लोग खुलेआम पैसों के बल पर पिस्तौल के लाइसेंस ले रहे हैं, इसको कहते हैं डेमोग्राफिकल चेंज। और आपने कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई जंगल राज थोड़ी आ गया है उत्तराखंड में, ये आपका कहना था मैडम। जब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना ये बजरंग दल के लोग, और जब जोड़ों को परेशान कर रहे हैं, नफरत से दुनिया मरती है, प्यार से दुनिया नहीं मरती। उन बेचारे मासूमों को लाठियों से मार मार के जो हाल आपके बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, और हमको पुष्कर सिंह धामी क्या दिखाई पड़ रहे हैं? उन बजरंग दल के लोगों को माला पहनाते हुए, उनको गुलदस्ता देते हुए। एक राकेश उत्तराखंडी है जो समाज में जहर बांटने का काम कर रहा है, उसको गुलदस्ता मेरा मुख्यमंत्री दे रहा है। तो काले अक्षरों में और काले अध्याय के रूप में तुम्हारे धामी का कार्यकाल लिखा जाएगा। हरिद्वार की घटना हुई जब दीपक ने, हमने ये नहीं कहा कि जो दीपक थे वहां पर मदद करने के लिए आए तो वो अब वैसे भी मदद कर सकते थे, हमने कहा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा, जैसे ही उसने अपने नाम के आगे लगाया मोहम्मद दीपक मदद करने गए, तो उन्होंने कहा ये रियल हीरो है। अगर वो ये कहते नहीं ये दीपक मदद करने के लिए गया,
हम नहीं करेंगे, मदद मत करिए, बिल्कुल करिए, कहीं पर भी गलत होता है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मोहम्मद दीपक ये प्यार भाईचारा है, ये मोहम्मद की दुकान है, इसको आपको करना चाहिए। आपने ये कह कांग्रेस उसी तभी समर्थन करेगी अगर आप प्यार क्यों है? अरे ये मदरसे बोर्ड के चेयरमैन को चिपकाए कि मुझे कर दिए, मुझे प्रभा बताओ ये मुख्यमंत्री मोहम्मद मुफ्ती साबुन काजमी को चिपकाए क्यों घूम रहे हैं? इतना पीड़ा क्यों होती है जब अवैध मदरसों पे अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वहां पर खड़े हो जाते हैं। कहाँ पीड़ा होती है? पीड़ा तब होती है, एक चीज आप बताइए, जब तुम्हारे मंत्री नाले खाले के कब्जाए रहते हैं, जब तुम्हारे सांसद और मंत्री और पार्षद नाले खालों को कब्जाते हैं, पीड़ा तब होती है। के लिए हम वहां पर जाते हैं तो ये लोग कहते नहीं नहीं इनका घर मत तोड़ो, ये भी पुष्टिकरण के तहत हम लोग कोई वहां पर ये लोग खड़े हो जाते हैं। कभी ये बिहार चली जा रही, कभी हरियाणा चली जा रही, कभी ये बांग्लादेश चली जा रही, उत्तराखंड के बारे में कोई लेना देना है कि नहीं है? भाई उत्तराखंड 4 धामों की भूमि है, देवभूमि है, इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। उत्तराखंड को कभी तुम जो है पश्चिम बंगाल से कंपेयर कर रही हो, कभी हरियाणा से कर रही हो, कभी बिहार से कर रही हो, कभी मध्य प्रदेश से कर रही हो। अपने उत्तराखंड पर बोलने के लिए नहीं है कुछ तुम्हारे पास, सारे प्रदेशों में घूम करके तुम आ गई, क्योंकि इनका काम केवल निराशा से ये लोग भर गए हैं। और जब तक ये जब मासूम बच्चियों के ऊपर दुराचार होना, 1209 बच्चे गायब हो रहे एक साल में, मैडम 1209 बच्चे लापता हो रहे एक साल में, ये है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर। हल्द्वानी में अगर आज ये बड़े बड़े नाम ले रही हैं, हल्द्वानी में एक छोटी बिटिया सेंटर टेबल और खूब भर रहे दुष्कर्म हुआ था, उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलते। पढ़ रही है ये तो ये कहने का बात है, ये दिखा रहे हैं कि हमारे शासन में बिल्कुल ठीक रहा। अरे इनके तो मुख्यमंत्री ही इसी से सने, इनके तो मुख्यमंत्री इसी बात पर हटाए गए थे कि खुद वो औरतों के साथ इतना दुष्कर्म कर रहे थे। पहले हमें उसके बारे में तो बताइए, जब प्रदेश का मुखिया ही औरतों के साथ दुराचार करेगा तो आप किसी और को क्या कर रहे हो? इनके खुद के मुख्यमंत्री, इनका नेतृत्व ही महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, तो आप औरों का क्या नाम ले रहे हैं? तो पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को देखिए, पूछिए, तब वो सेवक बनने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री तो बाद में बनेंगे आप लोग, पहले तो आप ये देखिए जब आपका शासन काल था। अरे आज नया हुआ है खुलासा, सुना क्या? उर्मिला सनावर ने नया खुलासा किया है, सुना क्या? सुना क्या? उर्मिला सनावर ने तो आपके नेताओं के भी नाम ले लिए। आप लोग तो खुद डरे हुए हैं, कांग्रेस के नेता आज डरे हुए हैं कि क्या पता अगली वीडियो में इनका नाम आ जाए, क्योंकि ये खुद ही इस प्रवृत्ति के लोग हैं पंकज भाई। कांग्रेस के लोग ये तो सिर से लेके वापस जाता था, फिर उसमें बहुत सारे नाम और भी आ रहे हैं। खुद को ये ऐसा ना हो कि अगली वीडियो में किसी नेता का नाम आ जाए। पंकज भाई नहीं कहा जा रहा भाई, जिस महिला को उत्तराखंड के इश्यूज नहीं पता, जिस महिला को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसको सपा की सरकार का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या कंपैरिजन है उत्तराखंड का? आप बताइए, उत्तराखंड इतना शांत प्रिय प्रदेश का, कभी यहाँ ईद टीजिंग तक नहीं होती, क्या खुले आम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है? महिलाओं को सशक्त हमने बनाया है, एकल महिला स्वरोजगार योजना हम लेकर आए हैं पंकज भाई, स्वरोजगार हमने आप बताइएगा इस से हमने दिया है। इन्होंने क्या दिया आजकल महिलाओं से? मैं इनसे पूछती हूँ, इन लोगों ने क्या महिलाओं को सशक्त किया? कौन सी योजनाएं आप लेकर आए आपके शासन काल में? 2 योजनाएं। थोड़ा सा चुप हो जाए, मैं पंकज जी का सवाल सुन लूं। हाँ नहीं, मैंने कहा इस जी बिल्कुल, आप बोलिए। में हम लोग फंसे हुए हैं, आप फंसी हुई है, उत्तराखंड फंसा हुआ है। दोनों सरकारें देखी हमने, गरिमा जी की भी देख ली, प्रभा जी की भी देख ली ना, ये सब देख लिया हम लोगों ने, लेकिन सवाल आज भी हमारे सामने वही है और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। इसका समाधान क्या है? कैसे होगा समाधान? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले गरिमा जी को कहूंगी, गरिमा जी ने जितने भी सवाल उठाए बहुत गंभीरता से उठाए हैं, और जो भी आरोप कहें या जिस तरह से उन्होंने प्रभा जी के सामने चीजों को खोल के रखा है, वो बातें हैं, उसको ना कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें हम भुगत रहे हैं और भाजपा के पास कोई उसका उत्तर नहीं है। वो इसलिए नहीं, मैं एक लेमैन की तरह कहना चाहती हूँ, एक आम आदमी की तरह ये कहना चाहती हूँ कि हमने देहरादून या ये पूरा उत्तराखंड जो था, देहरादून मैं कहती हूँ आप उत्तराखंड की बात करिए, आप देहरादून शहर की बात करिएगा, आप देहरादून में बैठे, देहरादून किससे पहचाना जाता था? ये एक शांत शहर था, यहाँ पे
लोग या तो रिटायर्ड आर्मी के अफसर यहाँ बसते थे या टीचिंग के लिए ये माना जाता था, ये एक और आध्यात्म के लिए पूरा उत्तराखंड माना जाता था। लेकिन आज आपने इसको क्या बना दिया, एक मंडी बना दी है इसको, पूरे उत्तराखंड को आपने। आप ये सोचिए कि हम कितनी त्रासदी में जी रहे हैं, जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है। हम अपने बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं कि मेरा बच्चा जाएगा बाहर तो जिंदा भी वापस आएगा नहीं। ये स्थिति आपने उत्तराखंड के अंदर कर दी है। और महिला हिंसा के सवाल, और ये बात भी नहीं है, आपने इन 5-6 सालों में उत्तराखंड के अंदर या देहरादून के अंदर, मैं मुख्य रूप से कहूंगी, जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से मुझे लगता है गरिमा जी ने भी ये भी कहा है कि सांप्रदायिकता की को किस तरीके से आपने बढ़ाया, जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा उत्तराखंड के अंदर बहुत, ऐसा नहीं है कि हमारे गांव तक हमारे मुसलमानों के यहाँ, आज से नहीं, पहाड़ी गांव के अंदर मुस्लिम गांव आज वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, आजादी से पहले यहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं। आज आपने हम दोनों के बीच में ऐसा बीज बो दिया है कि आप स्वयं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मोहम्मद दीपक, क्यों नहीं वो मोहम्मद दीपक लिखेगा? मैं क्यों नहीं कमला बेगम लिख सकती हूँ अपने नाम के आगे? ये मेरा ये जाति मामला है। आप लिख सकती है कमला बेगम, आप कुछ भी लिख सकती है, आप उसकी हकदार हैं। लेकिन आप ये कहना कि कांग्रेस उनको ही क्यों सपोर्ट करती है जो बेगम और मोहब्बत लिखते हैं, जो बाकी हिंदू है, जो नहीं लिखने की बात नहीं है, उसने एक बुजुर्ग का उत्पीड़न होने से बचाया, उसने गुंडागर्दी होने से बचाई। मोहम्मद दीपक को मोहम्मद करने की वजह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कोर इशू नहीं समझना चाहती। कोर इशू भाजपा के लोग कोर इशू नहीं समझना चाहते। मोहम्मद दीपक का सम्मान मोहम्मद कराने की वजह से नहीं हो रहा है। इंसानियत की इंसान लड़के ने बेइज्जती की है, उसका खत्म हो रहा है। मैं आपको सम्मान करना पड़ेगा। कांग्रेस को केवल एक तुष्टीकरण की पार्टी हम स्वीकार कर पाएंगे। उत्तराखंड की जनता ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का विवाद लाएं उत्तराखंड की धरती पे। आप यहाँ पे महिलाओं को प्लॉट कहें और वो और जिसकी मर्जी उसमें आके जोत ले, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे आपके बाबाओं ने आके इसको, इस माहौल को बनाया उत्तराखंड के अंदर, इसको हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। चाहे वो क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, जो आजकल सबसे चर्चित हो रहे हैं बाबा हमारे दर्शन भारती, ऐसे लोगों को हम स्वीकार उत्तराखंड के अंदर नहीं कर पाएंगे। ये हम बार बार कहना चाहते हैं। हम आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो अनिल जोशी जी जैसे लोग हों, ये स्वामी जैसे लोग हों, इनका सहारा आपको क्यों लेना पड़ा? क्या उत्तराखंड की जनता नहीं थी आपके बीच में? हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को समझे, उत्तराखंड को यहाँ पे अपने खेल का मैदान मत बनाए, यहाँ पे भाईचारा को जिंदा रहने दीजिए, इंसानियत को जिंदा रहने दीजिए। हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। गैरसैंण हमको राजधानी दोनों पार्टियों में से कोई नहीं दे पाया आज तक। हमारे बच्चों को रोजगार कोई नहीं दे पाया आज तक। जो हमारा सबसे बड़ा सवाल था यहाँ पे कि रोजगार होना चाहिए, वो आप लोग नहीं दे पाए। तो अब प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से आपने बाहर, यहाँ के धन्ना सेठों के हाथ में, बाहर के पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया। अब उत्तराखंड के अंदर रह क्या गया है? तभी तो वहां पे भालू और शेर, हमारी आम जनता जो बची खुची है पहाड़ों के अंदर, उसको खत्म करने में लगी हुई है। तो सवाल बहुत गंभीर है, गंभीरता से आप सोचें। और यही कारण है कि आज जो कांग्रेस के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, वो आपकी नाकामी है, आपकी नीतियों की नाकामी है। जो कांग्रेस के साथ लोग, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कांग्रेस के पास। वहां उनको लग रहा है कि शायद हमें कांग्रेस के पास जाएंगे तो शायद कुछ बच पाएगा उत्तराखंड के अंदर। मगर हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड को अगर बचाना होगा, आज फिर एक लड़ाई लड़नी होगी। यहाँ पे प्रदीप भी है, मैं भी हूँ, यहाँ पे 2 आंदोलनकारी हम यहाँ पे बैठे। ऐसा ना हो कि हमको फिर से एक नया उत्तराखंड को बनाने के लिए एक नई जंग छेड़नी पड़े और फिर उसमें आप जैसे लोग कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आए। मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी भी समझने का मौका है, आपको भी समझने का मौका है और आपसे कांग्रेस को भी समझने का मौका है। तो मैं दोनों, हाँ बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। रानीखेत से आ गई देहरादून, मैं रानीखेत से देहरादून बस गया। देहरादून में आया तो पता लगा कि एक ही 15 दिन में 4-4, 5-5 मर्डर हो रहे हैं। अब आदमी कहाँ जाए? इससे जब दिल्ली आता, दिल्ली नजदीक था, लेकिन रानीखेत से देहरादून दूर पड़ता है। तो उसके बावजूद भी हम सेफ, सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। 25-26 साल हो गए। मुझे मतलब सियासी तौर पर कौन सी वो कमजोरी है, चाहे वो कांग्रेस की है, बीजेपी की है, हम लोग कहाँ पर मिस कर रहे हैं, कहाँ पर सही नहीं हो पा रहा है? उत्तराखंड की बात क्यों नहीं हो पा रही ढंग से? बताइए थोड़ा। उत्तराखंड की बात कहां से होगी जब लैंड जिहाद ले आएंगे, कहीं पे लव जिहाद ले आएंगे, कहीं पे कुछ ले आएंगे।
कई बार थूक जिहाद ले आएंगे, जो शब्द हमने कभी सुने ही नहीं थे उत्तराखंड की धरती में। और जिहाद से प्यार हमारे ये शब्द कौन लाया? जिहादी शब्द कौन लेके आए यहाँ पे? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इसके लिए कौन जिम्मेवार है उत्तराखंड के अंदर? ये इसका उत्तर दे आप। आपको शायद इस चीज में थोड़ा सा, आपको मैं ये कहूंगी, आप आंदोलनकारी हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप ये देखिए ना, जिहाद शब्द कहाँ से आया? यहाँ तो बैठी है गरिमा जी, उन्होंने तो खुद कहा था कि जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। नहीं, मैंने आज आपके महंत दलीप का डाला है। प्रभा, दूसरे को भी सुन लो। मैंने तुम्हारे लैंसडाउन के विधायक महंत दलीप का वीडियो डाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिहाद शब्द का मतलब होता है क्रांति। अब तुम्हारे जैसे कुंवर बैठे, हम तो यही कह रहे हैं कि जिहाद शब्द का क्या लेना देना था? जिहाद शब्द क्यों ले आए? अब तुमने कट पेस्ट करके तुमको जितना तुम चला रहे हो। मेरी तो पब्लिसिटी हो रही है, मेरी पब्लिसिटी हो रही है। मैं तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ तुम्हारे वसूली सारे गैंग को। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करनी चाहिए, जिहाद का क्या मतलब है आज उसका? ये अपने मुख्यमंत्री से पूछो, ये अपने मुख्यमंत्री से पूछो क्या मतलब था उत्तराखंड में जिहाद शब्द का लाने का। मोहम्मद शब्द से इतना ज्यादा तुमको, इतना ज्यादा कोस हो रही है मोहम्मद शब्द से, और जिहाद बोलते तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं सकता। यही सवाल मेरे थे, यही सवाल मेरे थे, सवाल मेरे थे। एक किताब में जिहाद लिखा हुआ कि पॉजिटिव है, लेकिन मंदिर है जो कब्जे की जमीनों पे बने हुए हैं। आप ये बताइए ना, जो हमारी बेटियों को बचा के ले गए, तो ये सारा का सारा कनेक्शन जब एक ही जगह जुड़ जाएगा तो उसको हमें जिहाद ही नाम देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की समझ में ये आएगा नहीं, क्योंकि जब एक विशेष वर्ग की बात होती है तो इनका प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आता है और इनकी आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप बारे में सोचिए, हम जाति धर्म संप्रदाय से प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, हम बताना चाहते हैं आपको। हम इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं। ये मिस्त्री मुसलमान चाहिए, इनको मुसलमान चाहिए। इनके जितने नेताओं के घर बन रहे हैं, इनके मिस्त्री से लेकर प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रीशियन तक सब मुसलमान होते हैं। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम सबको साथ लेके चलेंगे, हमारा किसी से कोई, हम कहेंगे हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। शायद नारे तक ही सीमित है, ये सब नारे तक सीमित है। तो ये तस्वीर हो अल्लाह थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं कुछ और जाना चाह रहा था, लेकिन मामला ये गलत दिशा की ओर चला गया। ठीक है, चर्चा में हल्ला ही ज्यादा हो, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात होनी जरूरी है। वो मुद्दों को आप हवाई नहीं बता सकते, उन मुद्दों को आप ऐसा नहीं कह सकते कि हल्के हैं या मुद्दा ही नहीं है। भाई आप प्रदेश की महिलाओं के मुद्दे को आप हल्का बता देंगे, महिला सुरक्षा को, आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार या उनके साथ धोखा या ठगी या उनका मर्डर हो रहा है उसको आप हल्का बता देंगे। पुराने मुद्दों पे नहीं जा रहा हूँ, मूल निवास ये वो उस पर नहीं जा रहा हूँ, तो बहुत अब बातें ऊपर की हो गई। लेकिन जो त्वरित वाली घटनाएं हैं, जो बहुत ज्यादा चुनौती वाली, थोड़ा बाद में दे दीजिए मूल निवास, लेकिन जब तक बच पाएंगे लोग तभी तो ले पाएंगे मूल निवास। इन मुद्दों पर सियासत हो रही है, इन मुद्दों पर सियासी शोर हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और ये चुनावी दहलीज पर जब अपना उत्तराखंड खड़ा है, तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी को आप कहां तोलते हैं, कहां देखते हैं? कितना कांग्रेस कामयाब हो पाई बीजेपी के तमाम उन इश्यूज को उठाने में जहां नाकामी रही, बल कहां बीजेपी काम करने में कामयाब रही अब तक? हालांकि आपसे और चर्चाओं के जरिए मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन अपनी राय इस चर्चा के बारे में आप जरूर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जय उत्तराखंड। रावत जी को तो मुख्यमंत्री बनाया था प्रदेश की जनता ने, तो देखिए उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में। उनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मैं पूछना चाहती हूँ आज कांग्रेस, उन्होंने तो खुद कहा था ना मैं आंखें बंद कर दूंगा, आप इस प्रदेश को लूट लीजिए, आप इस प्रदेश को लूट लीजिए। अपने अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आप इसको लूट लीजिए, अपने नेताओं को उन्होंने कहा लूट लीजिए। अब आप क्या मुंह लेके जनता के बीच में जाएंगे? आप मुझे पहले ये बता दियो, किस मुंह से आप, जब प्रदेश का मुख्य हमारे धामी जी तो ये कहते हैं कि मैं
मुख्य सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जब पहाड़ में ये गुलदार और भालू का हमला हो रहा था तो हम सब ने ये चीजें देखी है। अब तो ये सब रुक गया है ना वहाँ पर। तो जब ये चीजें रुकी हैं तो अब कैसे रुक गई हैं? तो जब ये अचानक हुआ तो उसके पीछे जो कारण बताए गए, आप हमें देखा था कि उसके लिए पर्यावरण भी सबसे पहले जो जिम्मेदार बताया गया, जो पर्यावरण की स्थितियां थी वो जिम्मेदार थी। दूसरा मैं ये बता दूं, कल की जो आपकी रैली थी उसमें फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आप लोग कर रहे थे, उसमें मदरसे और मस्जिदों की बात आप लोग कर रहे थे, उसमें आप कैसी कैसी बातें कर रहे थे। आपके पास मुद्दे का है, वही तुष्टीकरण की बातें कल आपकी रैली में झलक रही थी। इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं वहाँ पर दिखाई दिया। और हरीश रावत जी क्या बोलते हैं कि सब लोगों को ताबीज पहननी चाहिए। रौतेला जी, आपने भी देखा होगा हरीश रावत जी का बयान कि वो कहते हैं कि आप ताबीज पहनो। अगर वो सनातनी है तो केवल वो एक ही वर्ग के बारे में क्यों सुनते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि रुद्राक्ष की माला पहन लो, तुलसी की माला पहन लो? उनके मुंह से ताबीज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मदरसा, मस्जिद, यही सब क्यों निकलता है? आप लोग क्यों नहीं बहुसंख्यक के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अगर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया होगा वो सबको एक चश्मे से नहीं देखेगा तो आप किस प्रकार से जनता के बीच में जाओगे? तो रौतेला जी, कांग्रेस को आज ये समझने की जरूरत है कि फेक नैरेटिव, ये केवल हेडलाइन बनाने के लिए ये सब काम कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे इनको कोई फायदा होने वाला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर काम किया है। रौतेला जी, अगर गुलदार और भालू का हमला हुआ उसका भी हमने ही निराकरण किया। हम ही लोगों ने वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे दुरुस्त की है, सही तरह है। आज सड़कें बनाने का काम किया हो तो माने भाभी जी नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारा ये संकल्प है कि अगर वहाँ पे 50 लोग भी उस गांव में हैं तो वहाँ भी सड़कें पहुंचाई जा रही हैं।